बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान, मेरे साथ प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली हैं। हमारा सलाम कबूल कीजिए। आज के स्पोर्ट्स मैगजीन में सबसे पहले जिम्बाब्वे का मुकाबला पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पर जो कार्रवाई हुई, जो खेल पेश किया गया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए खेल के इख्तिताम तक पहले रोज 268 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। जब स्टंप्स हुई तो उस वक्त साजिद अली 1 पर और आबिद अली 118 पर बैटिंग कर रहे थे। एक मौके पर पाकिस्तान के 248 रन पर 2 बैट्समैन आउट थे और उसके बाद 268 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। सूरत हाल क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे नाम पर तजियाकार साबिक क्रिकेटर शुएब हबीब साहब से। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक रही, लेकिन इन दी एंड जब 4 विकेटें गिर गई ऊपर तले कर, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए गुड डिसीजन, आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, मेरे ख्याल में गुड डिसीजन। और अगर ये सेकंड बैटिंग भी करते तो पाकिस्तान को करनी है 8 बैटिंग। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में है। अभी अजहर अली ने 100 करे, अगर मैं मतलब अजहर अली 100 की तो उसकी वर्थ है। अगर अजहर अली को इसी को 100 को डबल सेंचुरी में करता तो बात ही। अब जैसे आबिद अली 100 कुछ पे खेल रहा है, आबिद अली को भी 200 रन करने चाहिए। और पाकिस्तान की ये जो टॉप ऑर्डर प्योर बैटिंग है ना, इनको लंबे रन करने चाहिए। ये सभी कहते हैं कि जिम्बाब्वे की बॉलिंग बहुत हल्की है, जिम्बाब्वे की टीम बहुत हल्की है, तो ये इनके खिलाफ 100 करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब एक लंबी पार्टनरशिप के बाद 2 प्लेयर आउट हो गए तो इससे ये जाहिर होता है कि ये बहुत रिलैक्स हुए हैं, बहुत इजी ले रहे हैं। और ये क्रिकेट का उसूल है कि एक लंबी पार्टनरशिप जाती है तो आने वाला बैट्समैन जरूर दूसरा आउट होता है। 12 पर 1, 248 पर 2, और उसके बाद फिर अगर हम चौथी विकेट की बात करें तो वो 264 for 4। मैं यही तो कह रहा हूँ, अब जैसे बाबर आउट हुआ, बाबर पहले मैच में भी पहली ही गेंद पे आउट हो गया था। मेरे ख्याल में ये लोग बहुत रिलैक्स हो गया। फवाद आजम ने फर्स्ट टेस्ट मैच में 140 समथिंग करा था, बाबर आउट हुआ। फिर अब ये में इनको ये भी शुएब हबीब साहब समझना चाहिए कि अब एक इनिंग आएगी। अगर हम मध्य मुकाबले बैटिंग की स्ट्रेंथ की बात करें, अच्छा ताबिश खान को खिला लिया गया है। ये देखिए, ताबिश खान को खिलाया गया है, लेकिन उसको ठीक है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 600 आउट करे हुए हैं। अगर ताबिश खान को खिलाना था तो इनको 2-3 साल पहले खिलाना चाहिए था। ये मीडिया प्रेशर है, ये मीडिया प्रेशर की वजह से इसको खिलाया गया। अब वही मशरफ आपका एक डेवलप ऑलराउंडर बन रहा था, अब उसके साथ भी जाती है। अगर आप जिम्बाब्वे के गेम भी उसको ड्रॉप कर देंगे तो फिर वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा? ये जिम्बाब्वे वगैरह की सीरीज इस तरीके की होती हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होते हैं उनको चांस दिया जाता है, जो फॉर्म में नहीं होते। आपने अगर किसी को डेब्यू कराना है तो होम सीरीज में कराया। जैसे यासिर शाह था, यासिर शाह को यहाँ विकेट पर नहीं, यासिर शाह ने टेस्ट क्रिकेट में 250 तो आउट करे। अब पीसीबी को चाहिए कि उसको 300 आउट करवाएं। अब ये सीरीज थी, यहाँ यासिर शाह को खिला के उससे 300 आउट करवाएं, फिर बजे चाहे आप उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब हबीब साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। ये थे साबिक क्रिकेटर शुएब हबीब। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के सिलसिले में फजल महमूद साहब का आईसीसी की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में नाम शामिल नहीं है। आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर मीडिया जनाब समी बन्नी से सूरत हाल और क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के बारे में जानते हैं। समी बन्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा हुआ कि 6 पाकिस्तानी अजीम क्रिकेटर्स का नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आ गया और वो उस शोहरतगाह के अहल करार पाए जो कि एक ग्लोबल ऑनर है क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर कुछ नाकदीन हिस्टोरियंस का ये ख्याल है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि इसमें ग्रेट फजल महमूद का नाम भी होना चाहिए। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ क्या है और सूरत हाल क्या है? राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। ये बीओजी के अंदर पहली दफा पीसीबी ने अपना हॉल ऑफ फेम एक क्रिएट किया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा मुल्क है जो अपना हॉल ऑफ फेम क्रिएट कर रहा है। उसके हिसाब से हर साल 16 अक्टूबर को 3 नई इंडक्शंस होंगी। कोई नई इंडक्शन नहीं हुई है, बट चूंकि आईसीसी का एक ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम है जिसमें दुनिया भर के क्रिकेटर शामिल होते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा है उनको इनिशियल इंडक्टीज के तौर पे शामिल किया गया है, बट फ्रेश इंडक्शन नहीं हुई है। फ्रेश इंडक्शन हर साल हुआ करेंगी। हर साल 3 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा जिसके अंदर पीसीबी शामिल नहीं होगा। इसके अंदर फॉर्मर क्रिकेटर होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स होंगे, क्रिकेट रिपोर्टर्स होंगे, वो लोग होंगे जो क्रिकेट को बहुत गौर से देखते हैं और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत तफसील से जारी की। सोशल मीडिया चैनल के ऊपर भी, मीडिया रिलीजेस के थ्रू भी
हमारी पीसीबी की जो वेबसाइट है pcb.com.pk, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड पेज है हॉल ऑफ फेम का। अगर हमारे दोस्त पढ़ लेते तो उनको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता और वो मेरे ख्याल से उनको बहुत क्लैरिटी होती, और इंस्टेड के वो तनकीद कर रहे होते, वो अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक हॉल ऑफ फेम बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट ने तकरीबन 240 टेस्ट क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं, बट आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सिर्फ 6 हैं। हमारे हॉल ऑफ फेम में अब हर साल 3 क्रिकेटर्स आया करेंगे जो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू आया करेंगे। तो मैं फिर आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को और आपको भी साथ में ये बता दूं कि कोई फ्रेश इंडक्शन नहीं हुई है, हर साल 3 इंडक्शन होगी। ये इंडक्शन 16 अक्टूबर को अनाउंस की जाएंगी। क्यों 16 अक्टूबर को अनाउंस की जाएंगी? क्योंकि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने इनॉग्रल टेस्ट मैच खेलने के लिए फील्ड पे कदम रखा था। तो ये इतनी तफसील से ये सब चीजें की गई है, बहुत मायन्यूटली देखा गया है, एक एक चीज प्रोसेस वेबसाइट पे अवेलेबल है ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर मेरिटोक्रेसी हो। आपने बड़ी वजाहत से, बड़ी फसाहत से ये सारी बातें बयान की, और आप आईसीसी के ग्लोबल जो बॉडी है क्रिकेट की, उसके मीडिया डिपार्टमेंट में रहे, और आपके आने से ये बात माननी पड़ेगी, इसका इकरार करना पड़ेगा कि एक तहरीक पैदा हो गई है। मीडिया रिलीजेस के हवाले से, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग्स के हवाले से मीडिया को बड़ी चीजें पता चलती रहती है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं ब्लॉग के माहिर होने के नाते से कि हर चीज की एक एक्सेस अपनी जगह है, और इसमें मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल मेरे ख्याल में करना पड़ जाता है। अब इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट बताइए कि बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड क्रिकेट जर्नलिस्ट, आईसीसी ने ये हॉल ऑफ फेम जारी किए, नाम जारी किए। आप समझते हैं टू स्टार्ट विद ये आईसीसी में ऐसे लोग होने चाहिए थे जो हमारी क्रिकेट को हमारी तरह देखते, समझते, और उसमें से फिर 6 या 7 लोगों की शिनाख्त करते। राजा साहब, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आईसीसी ने अपना हॉल ऑफ फेम शुरू कब किया था। बिल्कुल, ये शुरू हुआ था 2009 में जी, और ये शुरू हुआ था फीका की एक पार्टनरशिप के साथ। क्यों 2009 में हुआ था? क्योंकि 2009 जो था आईसीसी का सेंटेनरी ईयर था। ठीक है, मैं उसका हिस्सा था, और जब तक मैं आईसीसी में रहा हर साल मैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम के वोटिंग पैनल के अंदर इन्वॉल्व होता था। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या उसकी जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस थे, मैं उनको रन करता था। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आईसीसी का हॉल ऑफ फेम होता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तक कंफाइन नहीं होता। आईसीसी के 105 मेंबरान हैं, वो सारे के सारे उनके खिलाड़ी एलिजिबल होते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, लॉन्ग लिस्ट बनती है, दुनिया भर से जितने भी हॉल ऑफ फेमर्स होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर मुल्क के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हर मुल्क के क्रिकेट एक्सपर्ट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और यूनानिमसली वो सिलेक्ट करते हैं 4 हॉल ऑफ फेमर्स हर साल। ये क्राइटेरिया नहीं होता कि पाकिस्तान से 2 लेने हैं या श्रीलंका से 1 लेना है या ऑस्ट्रेलिया से 3 लेने हैं। उस होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं, और उस हिसाब से फिर जो उन सबसे ज्यादा वोट्स कैंडिडेट या क्रिकेटर लेता है उसको शामिल किया जाता है। तो ये 2 डिफरेंट प्रोसेस है। आईसीसी का हॉल ऑफ फेम एक ग्लोबल है, पीसीबी का हॉल ऑफ फेम पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आप 2 चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी गुफ्तगू से जो कंसर्न लोग हैं वो काफी चीजें अखज़ कर लेंगे, उससे समझ लेंगे। एक छोटा सा सवाल कि क्या आप ये हमें बताने की पोजीशन में हैं कि पीएसएल के इनेकाद के हवाले से मुल्क में या मुल्क से बाहर कोई हतमी फैसला जो है मुस्तकबिल करीब में होने वाला? जी बिल्कुल होने वाला है, डिस्कशंस ऑन गोइंग है। इस वक्त तक टूर्नामेंट कराची के अंदर प्लान्ड है, बट आपको ये बिल्कुल पता होगा कि फ्रेंचाइजीज ने रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीक के टूर्नामेंट को दुबई लेके जाया जाए। वो भी एक उनकी रिक्वेस्ट है जो अंडर कंसिडरेशन है, बट मोर इम्पोर्टेंटली एनसीओसी ने हमें एडवाइस करना है, क्योंकि मुल्क के अंदर वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि एनसीओसी के कोविड के हवाले से वो पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करती हैं या गाइडेंस देती हैं या इंस्ट्रक्शंस इशू करती हैं। तो एनसीओसी के साथ हम कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं। जैसे ही मजीद डिटेल्स क्लियर होंगी ऑब्वियसली सबके साथ शेयर की जाएंगी, बट आज तक टूर्नामेंट कराची के अंदर है, उसके हिसाब से तैयारी हो रही है। मजीद इंस्ट्रक्शंस जब एनसीओसी से हमें रिसीव होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, वरना कंफर्म करेंगे कि टूर्नामेंट कराची में ही है या दुबई जा रहा है। जनाब समी बर्नी साहब, जनरल मैनेजर मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर मीडिया जनाब समी बर्नी।
30 अप्रैल को वजीर इत्तलात चौधरी फवाद साहब से ब्रिटिश हाई कमिश्नर इज़्ज़त-ए-माब जनाब क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात हुई। हाई कमिश्नर साहब ने बताया कि 16 साल के बाद इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस सिलसिले में ब्रिटिश हाई कमिश्नर का कहना था कि अगले बरस बरतानिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का पूरा दौरा करेगी, यानी पूरी टेस्ट सीरीज खेलेगी। क्रिकेट के तल्लुकात में क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के सफीर हजरात का बड़ा अमल दखल और किरदार रहा है। इस दिन में एक नुमाया नाम जनाब शाहिद मलिक का है। ये क्रिकेट के कल्चर, आदाब और मुल्कों के बाहमी क्रिकेट रिलेशंस के सिलसिले में काफी तजर्बा रखते हैं। क्रिकेट और सफारतकारी का चूली दामन का साथ है। आइए इनके तजुर्बात, खिदमात और मुशाहिदात से मुस्तफीद होते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद मलिक साहब, आपका बड़ा वसी तजर्बा है, क्रिकेट आपका पैशन है और इसको आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी टेक किया हुआ है। ये फरमाइए कि अब 2021 में किस तरीके से हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और खासतौर पर जो हमारी एम्बेसीज और हाई कमिश्नर हजरात हैं, ये उन मुल्कों में जहां पर क्रिकेट खेली जाती है वहां पर हमारे विजिट्स और टूर्स जो हैं अरेंज करने के सिलसिले में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल राय साहब, आपने बिल्कुल सही तरफ इस सवाल को आपने किया है। मेरे ख्याल में हमारे, और ये बढ़ती जा रही है, ये जो है क्रिकेट की फ्रेटर्निटी जो है, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज जो है ये बढ़ती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने अपना वो मुकाम हासिल करना शुरू कर लिया है जो क्रिकेट के फील्ड में इसका एक जमाने में होता था। तो मेरे ख्याल में हमें इसको पूरी तरीके से इसका फायदा उठाना चाहिए। हमारी जो एम्बेसीज हैं, हमारी जो हाई कमीशन हैं, उसमें आप देख लें, जिस मुल्क में आप देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूके देख लें, न्यूजीलैंड देख लें। न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है लेकिन वहां भी एक इंडिपेंडेंट हमारा हाई कमिश्नर वहां पे मौजूद। तो हमें चाहिए, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही सवाल किया, कि इट कैन एक्ट एज ए यूनिफाइंग फोर्स। हमें चाहिए कि इसको प्रोजेक्ट करें, इस गेम को, कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान की जो पहचान है वो क्रिकेट के हवाले से दुनिया में बहुत ज्यादा है, इसको बहुत पजीराई मिलती है। और चीजें तो खैर जो हैं वो हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से लोग बहुत इसको जानते हैं। जो बड़े बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं और क्रिकेटर्स के अलावा क्रिकेट अंपायर, अभी 3 साल पहले मैं जब इंग्लैंड में था तो वहां भी डिकी बर्ड, इतना मशहूर अंपायर है, उसने मुझे कहा कि ऑल आई रिमेंबर इज दैट आई गॉट अ लेटर फ्रॉम पाकिस्तान। उसने लिखा था मिस्टर डिकी बर्ड एम्पायर लंदन यूके। या मुझे वो ना कोई एड्रेस मेरे घर का ना कुछ, पाकिस्तानी फैन का था और वो मुझे ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में वो मुझे डिलीवर कर दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान अपनी बहुत प्रोजेक्शन कर सकता है। और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी जो एम्बेसीज है, सिफारत खाने हैं, हमारे हाई कमीशन है, कम से कम 8-10 मुल्कों में तो ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट खेली जाती है। तो उनके जरिए हमें चाहिए एक पूरा प्लान बना के, कंसर्न मिनिस्ट्री से और पीसीबी से प्लान बना के एक भेजना चाहिए प्लान कि जी हम चाहते हैं कि अगले 4 साल या 5 साल में ये टूर्स हैं, इसके हवाले से पहले से ग्राउंड वर्क बन जाना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंट्रोडक्शन हो जाए। और इसमें इनवेरिएबली मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं जैसे इंडिया में हाई कमिश्नर था, मेरे होते हुए 2-3 दफा वहां पे टीम आई। आप यकीन करें, पाकिस्तान हाउस जो नवाब लियाकत अली खान साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, हाई कमिश्नर का रेजिडेंस 8 एकड़ पे, उसके पूरे लॉन में खचाखच लोग भरे होते थे। जब पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम को मैं इनवाइट करता था तो उसको मैं ओपन हाउस का नाम देता कि जो क्रिकेट का शौकीन है, जो लिखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं खेल को, जो आए और टीमों से मिले। तो ये एक बहुत बड़ा मौका मिलता है पाकिस्तान की तर्जुमानी करने की, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करने की, और उसके साथ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट अपने लोगों को, अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनकी इससे हिम्मत अफजाई बड़ी, हौसला अफजाई बड़ी होती है कि एक हेड ऑफ द मिशन जो है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें इस किस्म की सही इम्पोर्टेंस दे रहा है कि पूरे उस मुल्क के लोगों को बुला के। आपकी तो दोस्ती और न्याजमंदी जनाब जमशेद मार्कर से भी रही और आप उन मुल्कों में भी रहे जहां पे क्रिकेट जो है वो बड़ी फ्लरिश करती है, बड़ी स्टैब्लिश है। हमसे पहले उनको टेस्ट स्टेटस मिला है। तो ये बताया कि एज ए प्रोडक्ट हमने अपनी क्रिकेट को अब तक कितना सेल किया है
कितना इसको एक्सपोजर दिया है, कितना मान दिया है जितनी कि ये मुस्तहिक थी? जी देखिए, मैं खुशकिस्मत था कि जमशेद मास्टर साहब 2 दफा मेरे सफीर रहे। जब मैं टोक्यो में पोस्टेड था जापान में, वो मेरे एम्बेसडर थे। उसके बाद वाशिंगटन में वो मेरे एम्बेसडर थे। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब फ्री वक्त होता था ऑफिस के बाद, कभी कभी शाम को, तो मैं और मोइन अफजल साहब जो बड़े सीनियर हैं मुझसे उस वक्त, वो भी वहाँ वाशिंगटन में पोस्टेड थे, तो हम दोनों जमशेद मास्टर साहब के पास बैठ के अक्सर क्रिकेट की बातें किया करते। खैर वो तो एक ऐसा दौर था कि इसको इट कैन बी कॉल्ड एज द गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट इन एवरी सेंस। अब उसको हमने बीच में क्या खोया क्या पाया, वो इट्स अ सैड स्टोरी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर दोबारा इसको शुरू किया जाए, क्योंकि अब अगेन क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर नाउ बेटर नोन देन इन द लास्ट 10-12-15 साल। एक हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद फिर मेरे नजदीक, मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा ऐसा पीरियड आया जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हम फेड होते गए क्रिकेट के कॉन्टेस्ट में। लेकिन अब फिर जब हमने T20 वर्ल्ड कप वगैरह, ये T20 का ये जीता, अब ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं कि नाउ वी कैन अगेन होल्ड आवर हेड हाई, यू नो, इन फॉरेन कंट्रीज जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है। और अब तो आप देखें, मैं अमेरिका में पोस्टेड रहा था, वहाँ कैलिफोर्निया तक में क्रिकेट होती है। कनाडा में पोस्टेड रहा है हाई कमिश्नर, वहाँ पे सहारा कप हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे क्रिकेट सच नहीं खेली जाती, लेकिन यहाँ बहुत स्कोप है। यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत रोल हो सकता है क्रिकेट को वहाँ पे प्रमोट करने के लिए। और अब तो ऐसे ऐसे मुल्क आ गए विच आर गिविंग अस अ टफ टाइम, लाइक अफगानिस्तान। देखिए, तो क्रिकेट को, यू नो, इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर एंड वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्रोग्राम के लिए निकाला। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझसे सवाल किए। थैंक यू सो मच राजा साहब। यू आर वेलकम सर। ये थे जनाब शाहिद मलिक, सीनियर सफारतकार। क्रिकेट के मोतबर नाम जनाब मोइन अफजल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। ये शहरयार एम खान और डॉक्टर नसीम अशरफ साहब के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये क्रिकेट के सबसे बड़े ओहदे की पेशकश भी कबूल करने से माजत कर चुके हैं। मोइन अफजल साहब एमसीसी में पाकिस्तान के सीनियर मेंबर हैं। फजल महमूद साहब की खुद नविश्त किताब फ्रॉम डस्ट टू डॉन की एडिटिंग भी जनाब मोइन अफजल साहब ने की। बल्कि मोइन अफजल साहब फजल महमूद साहब के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। ग्रेट फजल के हवाले से इनकी गुफ्तगू का आज दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। बड़ा एहतराम है जनाब एहसान मानी साहब का, वसीम खान साहब का, और मेरी जो समझ बूझ है, मैंने कारदार साहब का जाता जाता जमाना देखा है। हम जिस बात पे फुनफुनाते फिरते हैं वो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो फजल और हरी मोहम्मद साहब की कंट्रीब्यूशन है, और जैसा आपने दुरुस्त फरमाया कि फजल वाज ऑन टॉप। अब मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इर्द गिर्द जो हमारी आन बान शान क्रिकेट की है, मेरे ख्याल में वो उन पायनियर्स की वजह से है जिस पर हम बड़ा अतराते भी हैं, और हमारा एक मुकाम और हैसियत भी है एज ए क्रिकेटिंग नेशन। अब बड़ा अच्छा माहौल है। मैं इनकी अभी ये बसर इक़्तिदार हैं क्रिकेट बोर्ड के जो मानी साहब हैं और वसीम खान साहब हैं, इनके जाने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि ये बदला हुआ जमाना है। लेकिन कि अंडर देयर नोज ये सारे काम किस तरह हो गए, और इन्होंने फिर बाकायदा गवर्निंग बोर्ड में भी इसको डिस्कस किया है। तो ये हिस्ट्री को जानते हैं, मानी साहब क्रिकेटर रह चुके हैं, वसीम खान क्रिकेटर रह चुके हैं, तो फिर ये हुआ कैसे? Well, I know Mr. Ehsan Mani very well. He's an old friend and I have a lot of बहुत respect है मुझे, and I am so happy that he is the chairman of the cricket board. और उनकी contribution is great to get cricket back into Pakistan. He is a very, very keen cricket follower like all of us. I can only assume that जिनको भी उन्होंने task दिया था, they were not well acquainted with the history of Pakistan cricket, especially in the initial years. ये राज साहब एक प्रॉब्लम है। जब आप देखें, जब एंड ऑफ द 20th century विजडम ने कहा कि हमने देखने हैं कि 20th century के कौन से 5 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स थे, तो I was amazed that the name of S.F. Barnes was not included. Now, S.F. Barnes, who played about 110 years ago for England,
was an outstanding bowler, and anybody in our time, which is now going back 50-60 years, realized that Barnes ایک bowler تھا جس کی امیج میں پہلے دل اوراجے آیا, پھر بیٹسر آیا, پھر فضل آیا. ٹھیک, لیکن میں نے جب دیکھا اس لسٹ میں کون آدمی تھے جو چوز کر رہے ہیں, they were all cricketers who were born after 1950. They did not know history, you see. Similarly, they left out people like Len Hutton, Wally Hammond. So, I mean, there is a problem here. And I would only suggest through your, good offices and your channel that the Pakistan Cricket Board, especially Mr. Ehsan Wani, manages to have a good look at this. I don't know Wasim Khan, and so I don't know how familiar he is with Pakistan cricket history. But the trouble is that young people who are very keen on cricket, who themselves have been good cricketers, but who don't read history, can sometimes make big mistakes. یہ آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کیونکہ میں نے ایک بڑے صغیر کی بہت عظیم شخصیت جس کو فراموش کیا گیا تھا اس کے لیے ایک ادارہ بنایا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ من حیث القوم ہم تاریخ کے حوالے سے کافی بدذوق اور کمزور واقع ہوئے. بہت ایکچولی یو آر انڈرسٹینڈنگ اٹ. Yeah, absolutely. تو فضل صاحب سے آپ کے تو خیر دیکھیے I mean, apart from other things, جب ہم اپنا ہال آف فیم بنا رہے ہیں, I go back to the 50s and early 60s. حنیف محمد definitely deserves to be there. لیکن ہمارے وقت میں, and I've seen all these players, I've known some of them. You see, apart from Fazal, another extremely outstanding cricketer was Imtiaz Ahmed. Now, people look at all this and say, oh, Waqar Hasan Mir, who died recently, he was the last of the first team to play in Delhi in our first official match. وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں 24 یا 30 میچز کھیلے. بھی ان دنوں میں ایک سال میں پاکستان never played more than 2 or 3 test matches. آج کل 40-50 ٹیسٹ میچز ایک ٹیسٹ کرکٹر سال ڈیڑھ میں کھیلتا ہے because it's much more cricket. And everybody has to play everybody else. So, unfortunately, I think I'm just hoping through your channel, Pakistan Cricket Board realizes that when they're doing this, in ke jo bhi wo hai people who look into this and make their suggestions, they should have people with the knowledge of Pakistan cricket from the inception. اچھا سر, ایک موین افضل صاحب, ابھی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے گریٹ امتیاز اور نظر صاحب کا شخصیات کا بھی حوالہ دیا بڑے اچھے طریقے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم قانونیت صاحب کے کارناموں سے بھی, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ہم ان کی ٹرمپٹ بلو کرتے رہیں, لیکن کچھ بڑے مضبوط فورم ہونے چاہیے جہاں سے لوگوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی آبیاری کی ہے, کرکٹ کی خدمت کی ہے. قانونیت صاحب کے نام پر ایک انڈر پاس بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ تو ریڈیکولس ہے. اور یہ ان کے نام پر یہ جو کرکٹ بورڈ بنا ہے, جیسے فضل صاحب کے نام پر, میرے خیال میں جو ایک شاندار عمارت ہماری کرکٹ کی تعمیر ہوئی ہے, ہمیں اس حد تک ان کا پرچار, ان کا احسان مان لینا چاہیے. اور میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے بڑی کٹھنائیاں بھی برداشت کی. وہ انڈیا کے ساتھ 47 میں جا سکتے تھے, پھر ورلڈ وار 2 میں ان کا جو ایک گیپ رہا جس میں انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی, پھر جب ہمیں آفیشل اسٹیٹس ملا اس میں تاخیر ہوئی. پھر آپ خود ہی آپ نے فرمایا, آپ تو اچھے ریفرنس بھی دیے شاندار قسم کے, کہ وہ پھر ایک اور ان کا جو ایک پرسنل کریکٹر تھا, ہی واز DIG ان پولیس, اور جو ان کا رہنا سہنا تھا اور جو ان کی جس طریقے سے ان کا انتقال بھی ہوا, وہ سب کو بتانا چاہیے. تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ابھی ریسنٹلی آئی روٹ این آرٹیکل جو اسکول لائن نے 2 پارٹس میں پبلش کیا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں. میں نے پڑھا, بلکہ میں نے ایڈیٹر کے نام پر لکھ دیا اس کی تاریخ کے حوالے سے. سو آئیڈیا یہی تھا ٹو ریمائنڈ پیپل. ناؤ پیپل لائک فضل محمود, یہ جب کھیلتے تھے ٹیسٹ کرکٹ, ان کو دن کے 5 روپے ملتے تھے. سائیکل پہ آتے تھے میچ کھیلنے, جب شروع کے یہ میچز ہوئے جب ہمیں ٹیسٹ اسٹیٹس ملا.
So these people were not in for money. They were in for the glory of Pakistan and for the honor of Pakistan. Pakistan was a young nation and they were imbued with a lot of patriotism. اب ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ آج کل things are very different. People, I regret to say this, that people will play in these leagues, T20 leagues, whether it's ISL or PSL or the Big Bash in Australia, because of the money. I mean, and this is happening all over the world. چاہے وہ Stokes ہے یا Archer اب was injured. Because ان کو ایک لیگ میں کھیلتے ہیں تو ان کو 3 یا 4 ہفتے میں پیسہ اتنا ملتا ہے جو کہ ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے میں 2-3 سال میں نہیں ملے. So, the considerations now are more materialistic. But coming back to your point, Raja Saab, since I know the circumstances under which our original cricketers brought Pakistan up to a level, جس میں فضل کا بہت important role تھا, and I've mentioned, apart from Hanif Mohammad, Imtiaz Ahmed, Maqsood Ahmed, Kardar, Khan Mohammad, Mahmood Hussain, Waqar Hassan, these people played just for only one reason, that they were playing for Pakistan, not for money. So, and of course, when I mentioned, pata nahi kiya hai news article mein, I know that Fazil Mahmood, as DIG, used to walk from his house to the secretariat, and 2-3 dafa main apni car mein jata tha, dropping my girls at the convent of Jesus and Mary, and I'd see him walking, and I said, Fazil, come along with me, and I'd give him a lift. Now, we know آج کل پولیس میں کیا ہوتا ہے یا سول سروسز میں کیا ہوتا ہے جی, گاڑیاں یہ وہ, and Fazil could have got them even in those days, but he was proud that he was an officer working for Pakistan. He was offered to go with India in 47-48 to Australia. He did not go because he said, no, I will not go for India. Although, by the way, before he died, Fazil کی ایک regret تھی. He said کہ اگر میں اسٹوارٹ پہ جاتا so I would have bowled to Bradburn. And I would have liked to have seen how he'd play me at Sydney Cricket Ground, which anyway was an afterthought. But you see, he was patriotic enough to say, I won't go and play for them. A lot of Muslims did go and play for them. We have to recognize this. That is character. یہ تھے نامور محقق اور کرکٹ کے عظیم سرپرست جناب معین افضل. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. کورونا کے متاثرین کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے. آئیے اپنے اندر سیوک سینس اور سیوک کریج پیدا کریں, لاک ڈاؤن کا احترام کریں. کووڈ-19 کے حوالے سے پابندیوں سے اگر کوئی مثبت اثرات سامنے آتے ہیں تو اس کا میری اور آپ کی زندگی میں خوشگوار اور سود مند اثر پڑے گا. آئیے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے گھروں تک محدود رکھیں اور صرف ناگزیر حالات ہی میں SOPs کے تحت اپنی آؤٹ ڈور سرگرمی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں. اس پیغام کے ساتھ ہی میزبان راجہ اسد علی خان اور پروڈیوسر سید عبد الماجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.